आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। किरण और अर्पिता दोनों ही घर के लिए निकलती है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाती है, जहां बीना दोनों के इंतजार कर रही होती है। आ गई दोनों, मैं कब से राह देख रही थी, बीना ने चिंतित होते हुए दोनों से कहा। ओ मासी, अब मॉल में गए थे शॉपिंग के लिए, तो समय तो लगना ही था। आप चिंता ना किया करें, अगर फिर भी मन नहीं माने तो बस एक फ़ोन कॉल और आपको हमारी पूरी खबर मिल जाएगी, जिससे आपकी चिंता कम हो जाएगी, अर्पिता ने बीना जी के गले लगते हुए कहा। हाँ अर्पिता, ये बात तो मैं भूल ही गई। तू तो मेरी लाडली बच्ची है और जिम्मेदार भी, फिर मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, बीना मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा, बातें बाद में, अभी के लिए तुम दोनों हाथ मुंह धोकर चेंज कर लो, फिर नीचे आओ। ओके मासी, अर्पिता कहती है और फिर किरण को लेकर कमरे में चली जाती है। अर्पिता अपना बैग खूंटी का लटका देती है और चेंज कर नीचे चली जाती है। किरण ऊपर ही होती है और अर्पिता के जाने का इंतजार करते हुए सारे कार्य धीरे धीरे करती है। अर्पिता गई सोचकर किरण खुश होते हुए उछलती है और फटाक से उसका बैग उतारती है एवं एक कुशल जासूस की तरह जासूसी करने लगती है। को चेक करती हूँ, जरा पता तो करो मैडम जी क्या छुपा रही है मुझसे, कहते हुए पहले आगे वाली पॉकेट चेक करती है। उसे कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे का भी चेक करती है, जहाँ से उसे प्रशांत की आईडी कार्ड मिलता है। तो ये तुम्हारे प्रशांत जी है अर्पिता। किरण उस पर लिखे शब्द पढ़ती है, जिससे उसी की कॉलेज के कैंपस का नाम लिखा हुआ था, जिसे देख किरण हैरान हो जाती है। किरण चल नीचे, मासी बुला रही है, अर्पिता ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। ओ नो, किरण ने अर्पिता को देख कहा और उस कार्ड को अपने पीछे छिपा लिया, लेकिन अर्पिता कार्ड देख चुकी होती है। अर्पिता, जब देख ही लिया है तो छिपा क्यों रही है किरण? ओ गॉड, पकड़े ही गए, किरण खुद से ही फुसफुसाते हुए कहते और स्माइल करते हुए हाथ आगे ले आती है। प्रशांत के लाइब्रेरी कार्ड को देख अर्पिता उससे पूछती है, तो तेरी जासूसी खत्म हुई कि नहीं? सॉरी यार, वो बस ऐसे ही मन में, किरण धीरे से कह जाती है, जिसे सुन अर्पिता कहती है, मतलब अभी भी नहीं समझी? ये कार्ड हमें लाइब्रेरी में मिला था, हम लौटाने के लिए गए तब तक वो जा चुके थे, और फिर शाम को जब हम उससे टकराए तब भी वो जा चुके थे, इसीलिए हम उनका नाम जानते हैं। इसीलिए कि समझी कि नहीं? अगर तेरी जासूसी खत्म हो गई हो तो हम दोनों नीचे चले, अर्पिता किरण से छोटा झूठ बोल देती है। हाँ चलो चलते हैं, किरण कहती है। दोनों नीचे चली आती है, जहाँ बीना ने दोनों के लिए लंच लगा कर रखा होता। अर्पिता और किरण चुपचाप खाना फिनिश करते हैं। माँ, मेरा खाना तो फिनिश हो गया, अब मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ स्टडी करने, किरण ने कहा और हाँ वहाँ से चली जाती है। और मासी, हम दादी माँ के पास आते हैं, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा और दया जी के पास चली जाती है। दया जी इसी समय बैठी हुई अपने लड्डू गोपाल के वस्त्र बनाने की तैयारी कर रही होती है। क्या कर रही है दादी माँ आप? अर्पिता ने कमरे में अंदर आते हुए पूछा। मैं बाल गोपाल जी के सुंदर से वस्त्र बनाने की कोशिश कर रही हूँ लाली, देखिए एक बनाए भी है। दादी माँ ने हरे रंग के सुंदर से वस्त्र दिखाते हुए अर्पिता से कहा। बहुत सुंदर है दादी माँ, कैसे बनाए आपने? अर्पिता ने दया जी से कहा। अर्पिता की बात सुनकर दया जी मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो बहुत आसान है लाली, चल बैठ यहाँ, मैं सिखाती हूँ तुझे। ठीक है दादी माँ, कहते हुए अर्पिता वहीं बैठ जाती है और ध्यान से देखने लगती है। एक बार देखने के बाद वह खुद से कोशिश करती है और कामयाब हो जाती है। अर्पिता, आपके घर में फोन है, बीना जी ने नीचे आवाज देते हुए अर्पिता आपके घर से फोन है, बीना जी नीचे आवाज देते हुए अर्पिता से कहा। आई मासी, कहते हुए अर्पिता कमरे से चली जाती है और घर बात करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद अर्पिता बीना के पास रसोई में चली आती है। कुछ चाहिए बेटा? मीना ने बड़े ही प्यार से अर्पिता से पूछा। नहीं मासी, वो हमारे करने के लिए कुछ कार्य नहीं था, तो हमने सोचा कि आपकी मदद कर देते हैं। वो क्या है ना, हमें कुछ ना कुछ कार्य करते रहने की आदत है। ये तो अच्छी आदत है बेटा, लेकिन यहाँ तो कोई कार्य करने के लिए नहीं है, यही एक कार्य है रसोई का। अब इसमें भी आप मदद करेंगी तो फिर मैं तो आलसी हो जाएंगी ना, इसीलिए आप बस अपनी पढ़ाई और कोचिंग पर ध्यान दीजिए। अगर फिर बोर हो रही हो तो एक कार्य कीजिए, आप कोई भी एक क्लास ज्वाइन कर लीजिए
जिससे आपको खुशी मिलती हो। बीना ने चाय गैस पर चढ़ाते हुए कहा। मासी वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी हमें आपकी मदद करनी है, अर्पिता ने कहा और रसोई के कार्य में बीना जी की मदद करने लगती है। शाम हो जाती है और हेमंत जी भी अपना ऑफिस का कार्य निपटाकर घर आ जाते हैं। उनके हाथ में ऑफिस बैग होता है जिसे बीना जी लेकर सोफे पर रख देती है। अर्पिता रसोई से ही हेमंत जी को देख लेती है। वे रसोई में पानी का गिलास लेकर बाहर आती है और हेमंत जी को पानी देती है। अर्पिता, मौसा जी पानी। हेमंत जी जो सोफे पर बैठे अपनी गर्दन पीछे रखकर थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं, अर्पिता की आवाज़ सुन आंखें खोल देखते हैं। अर्पिता को खड़ा देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अर्पिता आप यहाँ, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर, हेमंत जी ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। अर्पिता व्यास रसोई वापस रसोई में चली जाती है। हेमंत जी कमरे में चले जाते हैं और बीना जी बैग रखने के लिए कमरे में जाती है। अर्पिता ने रसोई में रखी चाय का कप निकालती है और लेकर दया जी को देने चली जाती है। दादी माँ आपकी चाय, अर्पिता ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा। आप ले आई अर्पिता, अब से इसकी तलब हो रही थी, दादी माँ ने कहा। हाँ दादी माँ, वो मासी ने चढ़ा दी थी, तब तक मौसा जी आ गए थे तो हम ले आए आपके लिए। ठीक किया लाली। ठीक है दादी माँ, अब हम भी जाते हैं, वो हमें अभी पढ़ाई करनी है। ठीक है लाली, जाओ, दादी ने कहा और अर्पिता वहाँ से चली आती है एवं कमरे में जाकर अपनी किताबें निकालकर पढ़ने लगती है। किरण भी कमरे में ही होती है और किताबों के साथ घिरी हुई बैठी होती है। उधर बीना जी हेमंत जी से अर्पिता के दाखिले के विषय में बातचीत करती है, जहां हेमंत जी उसे बताते हैं कि अर्पिता का दाखिला कल करा देंगे। कॉलेज भी देख लिया है, वो निश्चिंत रहे। और हाँ, अर्पिता से कह देना कि वो कल सुबह 10 बजे तक तैयार हो जाए, कॉलेज निकलना है दाखिले के लिए। ठीक है जी, हम बोल देंगे बच्ची को। मुझे एक बात और कहना था आपसे, बीना ने बिस्तर की सलवटें ठीक करते हुए कहा। हेमंत जी उस समय अपने फोन की नोटिफिकेशन को देखते हुए कहते हैं, हाँ कहो बीना, क्या कहना है? वह मैं सोच रही थी कि जब अर्पिता यहाँ रहेगी, क्लासेस तो अटेंड करेगी ही, उसके साथ साथ क्यों ना वो कोई और क्लास अटेंड कर ले, जिससे कि संगीत का कोई वाद्य यंत्र सीखने की क्लास या फिर कोई डांस क्लास, जिससे उसका भी मन लगा रहेगा। अब यहाँ तो खेत खलियान है नहीं जहाँ वह घूमने जा सके, जहाँ तो बस ये घर में और ज़्यादा हुआ तो बाहर कहीं घूम आओ, बस यही जीवन है हमारे शहर का। ठीक है, तुम अर्पिता से पूछ लेना कि वो किस चीज़ की कोचिंग लेनी है, मैं कल ही की कल उसका दाखिला करा दूंगा, दोनों कार्य एक साथ ही हो जाएंगे। हेमंत जी ने मोबाइल से नजरें उठा बीना जी को देखते हुए कहा। ठीक है, और हाँ ये बता दीजिए कि नीचे चाय तैयार हुई है, आप नीचे आएंगे या फिर मैं यही कमरे में लेकर आऊँ? चाय बन चुकी है तो फिर मैं अभी हॉल में ही आता हूँ, टीवी भी ऑन कर लूँगा, वैसे भी आजकल तो हेडलाइन ही देख पाई है, डिटेल में तो कोई न्यूज़ देखी ही नहीं है। ठीक है, कहते हुए बीना वहाँ से चली जाती है। अर्पिता भी रसोई में होती है, उसे वहाँ देख हुआ उससे कहती है, अरे अर्पिता आप अभी यहीं हैं, आपसे कहा था कि आप कमरे में जाइए और पढ़ाई कीजिए। बीना जी ने अर्पिता से कहा। उसकी आवाज़ में सख्ती होती है और चेहरे पर बनावटी गुस्सा होता है। मासी हम अभी आए हैं, वो दरअसल हमें पानी चाहिए था तो हम वही लेने आए थे। अच्छा पानी चाहिए था, हमें लगा कि आप अभी भी रसोई में काम कर रही हो। वैसे एक बात बताओ, आप किस चीज़ के एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहोगी? मैंने अभी तुम्हारे मौसा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि लाली से पूछ लेना किस चीज़ में एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। बीना जी ने रसोई में बिखरा पड़ा सामान समेटते हुए अर्पिता से पूछा। बीना जी बड़ी फुर्ती और सफाई से रसोई का कार्य निपटा रही है, जो उनके कुशल गृहिणी होने की ओर संकेत करता है। मासी जी हम आगे पढ़ लिख कर संगीत विषय की प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हमें इसी क्षेत्र में संबंधित ही कुछ सीखना है, बस यही हमारा सपना है। अर्पिता बात करती जाती है एवं अपनी मासी की देखा देखी कार्य भी करती जाती है। बातों में वह सिंक वाली जगह साफ कर देती है और हाथ धोकर फ्रिज से पानी लेकर बोतल निकाल लेती है। वे सब ठीक है लाली, मैं सोच रही थी कि आप इसके साथ साथ कुछ और विषय सीख लो, जैसे कि अभिनय, नृत्य, संगीत, कोई खेल एक्टिविटी, ऐसा कुछ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मासी आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन हमें संगीत का प्रशिक्षित बनना है तो इन सब का सीखना थोड़ा आवश्यक भी है। फिर भी
भी अगर आप इतना ही जोर दे रही है तो इस बारे में हम सोचकर बताते हैं आपको। ठीक है लाली, अभी तो समय है, जब सोच लो तब आराम से बता देना। बीना मुस्कुराते हुए अर्पिता की तरफ देखते हुए कहती है। जी मासी के अर्पिता वहाँ से अपने कक्ष में चली जाती है। सारा दिन व्यस्त रही इसीलिए उसका मन भी लगा रहा। अब कुछ देर के लिए वह फ्री होकर किताबों खोलकर पढ़ने के लिए बैठी है। पढ़ते ही उसकी नज़र टके हुए दुपट्टे पे जाती है और मन में फिर से प्रशांत जी के कहे वो 3 शब्द घूमने लगते हैं। वह सोचती है कुछ तो है उनमें जो कुछ उन्हें भूलने नहीं दे रहा है, वरना हमारे मन में ये ख्याल आता कि उसकी याद में ही उसका लाइब्रेरी कार्ड उसके पास रख ले। वह कुछ क्या है यह हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो विशेष है इसमें। अर्पिता खुद से ही बड़बड़ाती है। किरण उसकी इस हरकत को देख रही होती है लेकिन उसे कुछ कहती नहीं है। वहीं अर्पिता एक बार फिर से कोशिश करती है पढ़ने की तो उसके सामने प्रशांत की चेहरा आ जाता है जो उससे मॉल में निकलते हुए देखा था। जब मन नहीं लगता है तो वह कमरे में ही टहलने लगती है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। वह नींद की आगोश में चली जाती है। दिन निकल जाता है और अगले दिन अर्पिता हेमंत जी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। हेमंत जी उसे लखनऊ के अच्छे कॉलेज में से एक ले जाते हैं और संगीत के विषय में उसका दाखिला करा देते हैं। हेमंत जी, लाली आपका दाखिला तो हो गया है, आप चाहो तो अभी से क्लास ले सकती हो, फिर चाहो कल से आ सकती हो। अब आप बताइए आप क्या चाहती है? अर्पिता, मौसा जी अगर अभी समय है तो हम आज से ही अटेंड कर लेते हैं। वैसे भी कहा गया है नेक कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है लाली, फिर मैं निकलता हूँ। तुम्हें रास्ता तो समझ आ गया है ना? हेमंत जी ने कुछ पैसे अर्पिता को देते हुए पूछा। जी हम समझ गए हैं मौसा जी, हम घर पहुँच जाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। अर्पिता ने पैसे लेते हुए हेमंत जी से कहा। ठीक है, क्या हेमंत जी वहीं वापस चले जाते हैं और अर्पिता क्लासरूम के लिए बढ़ जाती है। अर्पिता अगस्त में आई होती है जिस कारण उसका थोड़ा सा सिलेबस छूट गया होता है। वह जाकर एक सीट पर बैठ जाती है जिस पर पहले से ही एक लड़की बैठी हुई होती है। वह थोड़ी परेशान होती है। अर्पिता उसे परेशान देखती है लेकिन अभी उसे कुछ पूछना उसे ठीक नहीं लगता है तो वह उससे बातचीत करने की शुरुआत करती है। हेलो, हमारा नाम अर्पिता व्यास है और आपका? अर्पिता ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। और वो मैडम जी नहीं बोलेंगी, हम भी बता देते हैं, इनका नाम श्रुति मिश्रा। पीछे से कुछ लड़कों की आवाज़ आती है। श्रुति का साथ साथ अर्पिता भी पीछे देखती है जहाँ कुछ लड़के पीछे के बेंच पर बैठे हुए कहते हैं और साथ ही हाई फाई कर भी देते हैं। कुछ सीट के ऊपर बैठे हुए कुछ अपनी जगह पर। तो ये देखकर गुस्सा आता है। वह कुछ कहने वाली होती है कि श्रुति हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। अर्पिता, मेरा नाम श्रुति है और तुम इन लड़कों को अपना गुस्सा जाया ना करो, ये सब बिगड़े हुए हैं, ये इनके व्यवहार से ही समझ में आ रहा है। पीजी में आकर भी हमें जिम्मेदार नहीं बन रहे हैं, अपना बातचीत करने का तरीका नहीं सुधार रहे हैं तो निश्चित ही ऐसे लोग थोड़े हैं। जितने कुछ भी कहेंगे इन पर कोई फर्क न पड़ता, बल्कि इस घड़े से छिटके हुए पानी हमारे ही दामन दाग कर होंगे। तुम समझ रही हो ना मैं कह रही हूँ? श्रुति ने धीरे से कहा जिससे कि वो लोग उसकी बात सुन ना पाए। ठीक है श्रुति, तुमने पहली बार हमें रोका है तो हम इस बात का मान रखेंगे। क्या हम दोस्त बन सकते हैं श्रुति? अर्पिता ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अरे हम भी यहाँ हमसे भी पूछ लीजिए, थोड़ा पीछे से आवाज आई। इस पर अर्पिता चुप नहीं रही। श्रुति का मना करने के बाद भी उन लड़कों के पास पहुंच जाती है और उनकी तरफ बिंदास वो सीट पर बैठ जाती है और कहती है, लगता है बड़ी रुचि रखते हैं आप सब दूसरों के मामलों में पढ़ने का। हाँ, आगे बैठे 2 लड़कों ने दांत दिखाते हुए कहा। उन्हें बेवजह हंसते हुए जवाब देते देख अर्पिता उसे कहती है, लगता है टेलीविजन पर वो जब वाला एड बहुत देखते हैं तभी बिना वजह दांत निकाल आते हैं। नहीं पढ़ती नहीं, वो भी बस दांत ही दिखते हैं, वो भी पीले पीले। अर्पिता की बात सुन कक्षा में मौजूद बाकी लड़कियों की हंसी छूट पड़ती है और उन लड़कों की बत्तीसी मुंह अंदर ही डुबक जाती है। फिर भी उनमें से एक हिम्मत कर कहता है, बहुत बोल रही हो, इनमें लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर अर्पिता सभी लड़कियों की ओर देखकर कहती है,
यहाँ मौजूद जितनी भी लड़कियां हैं वह सभी सुन ले। हमें अभी अभी ये महोदय ने बड़े ही सभ्य तरीके से धमकी दी है कि हमारे लिए महंगा पड़ेगा, अर्थात ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। आप सभी हमारी ओर से गवाही का कार्य करना, अगर हमें कभी भी कोई भी नुकसान हुआ तो। अरे अब ये कॉलेज के पीजी के स्टूडेंट है, कुछ नहीं कहेंगे, बाहर ही करेंगे जो भी करेंगे, तो आप लोग भी ध्यान रखना इस बात का। की बेबाकी देख उनके भी तोते उड़ जाते हैं, कुछ न कहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उनमें से एक लड़का बड़े ही गौर से अर्पिता की बातचीत करने के तरीके को ऑब्जर्व कर रहा था। बात करने के समय अर्पिता के चेहरे पर झूलती हुई जुल्फें उसे भा जा उसके मुख से सहसा ही निकल पड़ता है ब्यूटीफुल। ब्यूटी के साथ ब्रेन का क्या जबरदस्त तालमेल। उसके पास खड़े सभी लड़के उसी की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, तालमेल तो अभी देख ही लिया हम सब ने, तो ये तो रही निराधार बातें। अब मुद्दे पर आते हैं, तो फिर फाइनल की बातें ये बताइए कि आप में से कौन कौन अब हमसे दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि अभी अभी हमने यही सुना था कि कोई हमसे भी पूछ ले दोस्ती के लिए। अर्पिता अब खड़े होकर पूछती है। एक सारे के सारे लड़के वहां से घिसकने में ही अपनी भलाई समझते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अर्पिता वापस से श्रुति के पास आती है और उसके पास बैठते हुए कहती है, तो मिस श्रुति, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? इसके बाद सुन उदास श्रुति मुस्कुराने लगती है और अर्पिता के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल करेंगे, और मुस्कुराने लगती है। बस ऐसे ही हंसते हुए रहना करो। कहते हुए अर्पिता उसके हाथ को कस कर दबाती है। पता है तुम्हारी वो उदासी चेहरा देख हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तभी हमने सोचा तुमसे बातचीत कर उसका कारण पता किया जाए, अर्पिता ने श्रुति से कहा। अर्पिता की बात सुन श्रुति हंसते हुए कहती है, जो प्रॉब्लम थी उसे तो तुमने यूं हवा की तरह उड़ा दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल ये लड़के मुझे रोज ऐसे ही परेशान करते हैं, इनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी मेरी। श्रुति अगर खुद कुछ नहीं कर पा रही थी तो कॉलेज में कंप्लेन करती, नहीं तो अपने घर ही किसी को कहती, भाई या फादर किसी से भी। अब यूं चुप रहने से कोई समस्या का समाधान तो नहीं होता है। तुम्हारे चुप रहने के कारण कितनी हिम्मत बढ़ गई थी इन सब की। अर्पिता, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते, मैं यहाँ अपने कजिन भाई के साथ रहती हूँ। उनसे अगर कुछ कहती ना तो इन सब की अक्ल यूं चुटकी बजाते हुए ठिकाने लगा देते। लेकिन बात वह ही है कि ना मुझे यहाँ डेली आना है, कोई एक दिन तो नहीं जो भाई से कह इन जाहिलों का पंगा ले लूं। श्रुति ने अपनी परेशानी अर्पिता से बताई। ओ गॉड श्रुति, ये कॉलेज है और यहाँ भी अगर ये मजनुओं वाली ओछी हरकत होने लगी तो फिर कॉलेज किस बात का। हम जितना चुप रहेंगे उतना ही ऐसे लोग हमें कमजोर समझेंगे। सो बोलना शुरू करो डियर। यू चुप रहकर इग्नोर करने से ऐसे ही परेशानियां बढ़ेगी और तुम्हारे चुप रहने से या यूं परेशान होने से इन पर कोई असर पड़ता नहीं है। ये लोग तो परेशानियों की पोटली रखे बैठे हुए हैं, जो भी उनके सामने आ गया तो उनको पोटली उसी को डिलीवर करने की कोशिश कर देंगे। अब यह हमारे हाथ में है कि उन सब पोटली के साथ क्या करते हैं। कर पोटली वाले से ढंग से पोटली की कीमत बताते हैं या सीधा एक ही बार में पैसे दो और पोटली लो, समझो कि नहीं। अर्पिता ने श्रुति को थोड़ी पकड़ हिलाते हुए कहा, हम समझ गए। अब कोशिश करूंगी जवाब देने की, बाकी तुम तो ही मेरे साथ मुझे गाइड करने के लिए। हाँ श्रुति, हम तो हैं ही। अगर अब किसी ने कोशिश की तुम्हें परेशान करने को तो मिलकर बैंड बजाएंगे, इसी बात पर हाई फाई। अर्पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हाई फाई, श्रुति हाथ बढ़ा कहती है। दोनों मुस्कुराते हुए आपस में बात कर रही होती है कि तभी क्लास में लेक्चर आ जाते हैं। सभी शांत हो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लड़के भी अंदर आ चुके हैं। इसमें से एक को छोड़कर सभी बोर्ड पर देखते हैं, जहां लेक्चर कोई टॉपिक के विषय में समझाते हुए कुछ पॉइंट्स लिख रहे होते हैं। वहीं एक लड़का जो अपना ध्यान बोर्ड पर न देकर अपने एक सीट आगे बैठी अर्पिता की तरफ दे रहा है, वह मुस्कुराती हुई उसके चेहरे को देख रहा है।
लेक्चर पीछे मुड़ते हैं और छात्रों को और देखते हैं, जिसमें उस लड़के को देख लेते हैं। लेक्चर उस समय उससे कुछ नहीं कहते हैं और वापस अपने कार्य में लग जाते हैं। कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है, तभी छात्र बाहर जाने लगते हैं। तब लेक्चरर उस लड़के को आवाज देकर कहते हैं, वास्तविक, आप स्टाफ रूम में मुझसे मिलकर जाना, ठीक है? जी सर, सात्विक कहता है और वहीं सीट पर बैठ जाता है। लेक्चर स्टाफ रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता और श्रुति भी वहीं बैठी हुई होती है। अर्पिता श्रुति की नोट्स लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक को कुछ क्लिक कर रही होती है। सात्विक लगातार बिना पलके झपकाए अर्पिता को ही देख रहा था। उसके गालों पर झूमती लट उसे बेहद पसंद आती है। सभी लोग दरवाजे से निकल जाते हैं। अर्पिता अपना काम खत्म कर श्रुति के साथ वहां से निकल जाती है तो सात्विक अपनी नोटबुक उठाकर वहां से स्टाफ रूम के लिए निकल जाता है। स्टाफ रूम में स्वास्तिक से प्रोफेसर उसे कहते हैं, स्वास्तिक, अब आप सोच रहे होंगे अचानक से मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। उसके पीछे भी एक कारण है। लेक्चर की बात सुनकर सात्विक उनके चेहरे की ओर सांवलिया नजरों से देखा। मैं समझ रहा हूँ सात्विक, इस समय कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं। आपका ज्यादा समय ना लेकर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सात्विक, आप समझदार हो, अपना भला बुरा समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ चुके हो। इसका अर्थ है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, चीजों को, परिस्थितियों को समझते हैं। अभी भी समय है अपने करियर पर ध्यान देने का। इस समय तक मोस्टली स्टूडेंट अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं या फिर अपनी मंजिल के करीब ही होते हैं। ऐसे में एक गलत कदम आपको अपनी मंजिल से दूर ले जा सकता है। मैं नहीं कहता कि आपका चला हुआ हर कदम गलत ही होगा, लेकिन रिस्क क्यों लेना, कहकर प्रोफेसर चुप हो जाते हैं। सात्विक उनकी बात का तात्पर्य समझ जाता है। वह धन्यवाद देते हुए कहता है, सर, मैं जानता हूँ कि मेरा अच्छा ही सोचेंगे। आपकी इस सलाह को मैं ध्यान रखूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही आगे कुछ सोचूंगा। सात्विक की बात सुनकर प्रोफेसर मुस्कुरा देते हैं। सात्विक वहां से चला आता है। अर्पिता, तूने कुछ नोटिस किया? श्रुति अर्पिता से कहती है। क्या श्रुति, बताओ, अर्पिता ने कहा। इसके बाद की कहानी जानने के लिए सुनते रहे आर्टू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।